हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड लर्निंग ऐप। दोस्तों, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे चीज़ों को, जो लेबर लॉज प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, राइट। उसी सीरीज़ में दोस्तों जो हमारा डिस्कशन हम लोग करते हैं डेली 9 PM 9 क्वेश्चंस। उसमें हम 9 क्वेश्चन आपको देते हैं ऐप पर, जिसमें आप अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद हम उसका आपको सोल्यूशन या वीडियो डिस्कशन भी कराते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं अपना जो डिस्कशन है, राइट। जो नए हैं दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस MCQs, ठीक है, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, RTI, NPS जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, तो आप ये ऐप व्हाइट बोर्ड लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। किससे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक है, राइट, वहाँ से ये देखिए होम स्क्रीन आएगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ई बुक, क्लासेज, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, टॉपिक MCQs, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टेस्ट सीरीज़ के अंदर जाना है आपको, और डेली यहाँ देखिए 9 PM 9 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लिक करिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे डे वाइज, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली 9 बजे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। आई होप क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। Which term is defined under the section 2 of 13 subsection of the Bonus Act, right? आपको पता है बोनस एक्ट जो 1965 है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार। तो बोनस अधिनियम की धारा 2 उसमें सबसेक्शन 13 में किससे परिभाषित किया जाता है? आपको पता है ये चीज़ें हमने देखी हैं ऑलरेडी, कि जो सेक्शन 2 है किसी भी एक्ट का, उसमें परिभाषाएं दी गई हैं, डेफिनेशंस दी गई हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, बोनस क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें जो भी उस एक्ट से रिलेटेड परिभाषाएं होती हैं वो सेक्शन 2 में डिफाइन कर दी जाती हैं पहले ही, राइट। तो उसी के दोस्तों, क्योंकि सेक्शन 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं परिभाषाओं से रिलेटेड, इसलिए उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? राइट, ठीक है। चलो, तो आई होप क्लियर आ गया। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 यहाँ पे पूछ रहा है किसका? बोनस एक्ट का। ये फैक्चुअल है, आपको जाके याद करना पड़ेगा, चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपको क्लियर होगा। देखिए ऑप्शंस क्या है। डेफिनेशन ऑफ बोनस, बोनस की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नियोक्ता की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉई, कर्मचारी की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ सैलरी या वेतन की परिभाषा। देखिए ऑप्शन दिए यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉई, कर्मचारी की जो परिभाषा है, कर्मचारी की जो परिभाषा दी गई वो किसमें? सेक्शन 2, उसमें सबसेक्शन 13 में। क्लियर है? तो ये फैक्चुअल है, बट इसका अलग से सेपरेट मैंने वीडियोस भी बनाया था आपके लिए, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है ऐप पर, जहाँ पे आपको क्या है सेक्शन 2 के जितनी भी इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सारे एक्ट की आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पर। क्लियर है? आई होप, नो डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेड यूनियंस इन इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे में सबसे प्रभावशाली ट्रेड यूनियन कौन सी हैं? ऑप्शंस: AITUC, INTUC, NFIR, AIRF, BMS। तो दोस्तों आपको पता है ये चीज़ें हमने ट्रेड यूनियंस से रिलेटेड एक टॉपिक जो था, इंडिया में मेजर ट्रेड यूनियंस कौन कौन सी हैं, उनका जो गठन किया गया, उनका कब किया गया था, फॉर्मेशन कब हुआ, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, आपको डिस्कस कराया था, ठीक है। उसके रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं ऐप पर और यूट्यूब पे भी। क्लियर? तो उसमें हमने देखा था कि 6-7 जो भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस हैं, उसमें लाइक जैसे AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देन INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राइट, एंड NFIR। ये देखिए NFIR और AIRF क्या है, ये स्पेशली रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड ट्रेड यूनियंस है जो स्पेशली वर्किंग इन रेलवे सेक्टर। BMS क्या है? भारतीय मजदूर संघ, आपको पता है ये किस रिलेटेड है, जो RSS है या BJP से एसोसिएटेड या सपोर्टेड विंग है, राइट। AITUC किससे? लेफ्ट से है, लेफ्ट पार्टी जो हैं, ठीक है, वामपंथी जो हैं उनसे सपोर्टेड है। INTUC किससे? कांग्रेस से है। तो इस तरह की इन सब का फॉर्मेशन कब किया गया? AITUC कब बना था, INTUC कब बना था, BMS कब बनाया गया था, राइट। ये पिछली बार शायद 2019 में जो वेलफेयर का पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था कि AITUC की स्थापना कब की गई थी, राइट, 1920 में शायद। तो इस तरह से ये चीज़ें ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाई हैं, पूरा INTUC कब बनाया गया था, राइट। ये चीज़ें आप जाके कर लीजिए, ऐप पे हमारे जाइए, वहाँ पे आपको सारे डेटा मिल जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। क्लियर?
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे सेक्टर में कौन सी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ट्रेड यूनियन है, तो उसका आंसर है NFIR, AIRF, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेक्शन 16 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज रिलेटेड टू, बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 16 किससे संबंधित है, राइट। तो एक्ट से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको सेक्शंस भी इम्पॉर्टेंट जो हैं उनको याद रखना है। ऑप्शन देखिए क्या, अप्लीकेबिलिटी टू बोनस टू न्यू एस्टेब्लिशमेंट, राइट, नए प्रतिष्ठान पर बोनस लागू होने की अवधि क्या होती है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस का भुगतान, राइट, कैलकुलेशन ऑफ बोनस, बोनस की गणना कैसे की जाएगी वो चीज़ें, मिनिमम बोनस, न्यूनतम बोनस, राइट। तो देखिए सेक्शन 16 में जो डिफाइन किया गया है दोस्तों, इसका आंसर है ए कि अप्लीकेबिलिटी ऑफ बोनस एक्ट टू न्यू एस्टेब्लिशमेंट, जो नए प्रतिष्ठान खुलते हैं, मान लीजिए आज कोई आप प्रतिष्ठान खोलते हैं तो जो बोनस एक्ट के प्रोविजन है क्या कब से लागू होंगे, तो देखिए वो सारी चीज़ें क्या है, एप्लीकेबिलिटी के जो कंडीशंस हैं और एग्जेम्पशंस हैं वो किसमें दिए हैं, सेक्शन 16 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। इसमें क्या है देखिए, नए ये चीज़ें हमने थ्योरी वीडियोस में देखा था, डिस्कस किया था कि नए एस्टेब्लिशमेंट को कुछ एग्जेम्पशन होता है, जैसे कि शुरुआत के 5 साल अगर उनको प्रॉफिट नहीं है, अगर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लॉस में है कंपनी या प्रॉफिट नहीं बना रही है, तो उस केस में वो एग्जेम्प्टेड है बोनस देने के लिए। बोनस का आपको पता है मिनिमम बोनस 8.33% और मैक्सिमम कितना 20%, ये आपको कंपलसरी देना होता है रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो प्लीज़ जाइए इसके जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं थ्योरी के वो देख लीजिए, आप पे फिर से एक बार रिवाइज़ करिए और बेयर एक्ट में रिवाइज़ कर लीजिए, हमारे जो PPT नोट्स हैं उसमें भी ये चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं। क्लियर। तो ये तरीका है दोस्तों, इससे क्या है, जैसे ये चीज़ें आप बार बार जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी और मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे और आपको याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि सेक्शंस याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर आप नॉर्मली जाके बल्क में ऐसे याद करेंगे आप एकदम से कि सेक्शन 1, 2, 3 से लेके पूरा जितने 40-50 सेक्शन हैं, तो कितने एक्ट्स का आप याद कर पाओगे। ऐसे तो सारे एक्ट में, हर एक्ट में 50-60 सेक्शंस हैं, उसमें सब सेक्शंस हैं, किसी किसी में और ज़्यादा भी है, तो आप इस क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप सारे सेक्शन, बट MCQ के माध्यम से जो चीज़ें एटलीस्ट आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे उसको आप पक्का कर लीजिए कि आप जाके वहाँ पे क्या उसको हाईलाइट कर लीजिए, राइट। बेयर एक्ट में भी आप हाईलाइट कर लीजिए सेक्शन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन से पूछे गए हैं, तो आपको वो चीज़ दिमाग में रहेगी कि यस ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा गया था, तो इसका सेक्शन नंबर ये है। क्लियर। सो दैट इज़ द लॉजिक वाई वी आर प्रैक्टिसिंग थ्रू MCQs, इसीलिए मैं आपको MCQs के माध्यम से प्रैक्टिस करवाता हूँ। क्लियर। चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ ऑफन कैन बोनस बी पेड अंडर द बोनस एक्ट, बोनस अधिनियम के अनुसार बोनस का भुगतान कितनी बार किया जा सकता है। मान लीजिए बोनस का भुगतान छमाही करना है, तिमाही करना है, या साल में एक बार करना है, या हर महीने करना है, उसका क्या प्रोविज़न, तो कितनी बार किया जा सकता है। तो ये चीज़ें बोनस एक्ट में हमने देखा था दोस्तों। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या, मंथली या मासिक, क्वार्टरली त्रैमासिक, एनुअली मीन्स वार्षिक, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक। देखिए इसका आंसर है एनुअली या वार्षिक। तो इसमें साल भर में देखिए बोनस दिया जाता है, साल भर का एक साथ बोनस दिया जाता है, राइट। सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025, राइट। तो इसमें क्या है, इस साल का जो बोनस होगा दोस्तों, सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये चीज़ें आपको विद इन 8 मंथ्स, आपको जो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हुआ सपोज 31 मार्च, उसके बाद आपको विद इन 8 मंथ्स आपको मैक्सिमम पे करना है जो भी बोनस बनता है एम्प्लॉयज़ को। क्लियर। उससे पहले भी आप कर सकते हो 8 महीने, ऐसा नहीं है कि 8 महीने बाद ही करना है, बट विद इन 8 मंथ्स, 8 महीने के अंदर आपको कंपलसरी कर देना है, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आगे शायद ये क्वेश्चन हो कि कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन, तो विद इन 8 मंथ्स आफ्टर कंप्लीटिंग दैट फाइनेंशियल ईयर, वो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के विद इन 8 महीने के अंदर आपको बोनस का पेमेंट कर देना है जो भी एम्प्लॉयज़ हैं। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ इनएलिजिबल टू रिसीव बोनस अंडर द बोनस एक्ट, बोनस अधिनियम के तहत कौन कर्मचारी बोनस पाने के लिए अयोग्य होते हैं। जो ऑप्शन दिए उसमें से आपको बताना है। देखिए ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सरकारी कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ अर्निंग मोर देन 21,000 सैलरी, जो 21,000 से अधिक वेतन पाते हैं, एम्प्लॉयज़ हु हैव वर्क लेस देन 30 डेज, जो 30 दिनों से कम काम करते हैं उस वित्तीय वर्ष में। जैसे मैं बताया था कि सपोज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो ड्यूरेशन है 1 साल का, उसमें 30 दिन से कम काम करते हैं। डी क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई फैक्ट्स, कई चीज़ें एक साथ कवर होती हैं। ये चीज़ें हमने देखा था कि जो बोनस की एप्लीकेबिलिटी क्लॉज है, देखिए कि जो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इससे एग्जेम्प्टेड होते हैं दोस्तों, बोनस उनके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जो
सपोज आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं या सिविल सर्विसेज में हैं, वो ऐसी जगह जो जहाँ पे प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट, पर यस आप इस तरह से समझिए इसको कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है या जो मैनेजरल सर्विसेज में है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। एम्प्लॉयज़ अर्निंग मोर देन 21,000 सैलरी, यस आपको ये बेसिक कंडीशन है कि जो भी कर्मचारी अगर 21,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी है, राइट। इसमें देखिए सैलरी में जो नॉर्मली क्या कंसिडर किया जाता है वो बेसिक प्लस DA प्लस PP ये चीज़ें मिला के पर्सनल पे जो होता है सर्विस वेटेज जिसको बोलते हैं कुछ वर्कर्स को मिलता है। तो और एम्प्लॉयज़ जिन्होंने भी पिछले जो वित्तीय ईयर्स था उसमें 30 दिन से कम काम किया है, मतलब इंक्लूडिंग ऑल पेड लीव, अगर आपका 30 दिन से कम है तो यस उस कंडीशन में भी आप ग्रेचुटी के बोनस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये तीनों क्लॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी क्लॉज है। क्लियर। चलो 6वां क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच सेक्शन इज द वुमेन इंटाइटल्ड टू वर्क फ्रॉम होम आफ्टर मैटरनिटी लीव, राइट। आपको पता है दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 जो है उसके हिसाब से क्या है कि आपको कितने 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलती है, राइट, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। कब तक? अप टू 2 चिल्ड्रेन, उसके बाद 3 चिल्ड्रेन के लिए क्या कम हो जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है, वो ओनली अप टू 12 वीक्स। तो ये चीज़ है, बट पूछ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम किस सेक्शन में मेंशन किया गया। सपोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 वीक्स ऑल्सो मदर कम बैक टू वर्क, बट शी इज हैविंग सम इशू, शी वांट्स टू वर्क फ्रॉम होम, तो वेदर इट इज़ अलाउड एज पर द एक्ट लीगली, यस। तो एज पर देखिए यहाँ पे सेक्शन पूछ रहा है किस सेक्शन में ये चीज़ मेंशन किया गया है। तो सेक्शन देखिए ऑप्शंस क्या है, 5(4), सेक्शन 5 का सब सेक्शन 4, सेक्शन 6 सब सेक्शन 3, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, सेक्शन 20। तो इसका आंसर देखिए सेक्शन 5 सब सेक्शन 4, राइट। इसमें ये चीज़ मेंशन की गई कि इन केस ऑफ वीमेन इज हैविंग इशू, हेल्थ इशू ड्यू टू प्रेगनेंसी, ड्यू टू डिलीवरी, तो यस आपको वर्क फ्रॉम होम का जो सर्विसेज है आप उसकी यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको ये ऑप्शन दे सकते हैं टू चूज वेदर शी वांट्स टू वर्क फ्रॉम होम और फ्रॉम कमिंग टू द ऑफिस। सो दैट प्रोविजन इज देयर, तो दैट प्रोविजन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 4। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट। नाउ 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच केस इज द वुमेन नॉट इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट्स, राइट। किस स्थिति में महिला को मातृत्व लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, कि महिला को नॉर्मली क्या होता है उसको दोस्तों, उसको 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव मिलता है, राइट। जिसमें बिफोर प्रेगनेंसी आप मैक्सिमम 2 मंथ्स ले सकते हो, उसके बाद 4 मंथ्स आपको उसके बाद लेना होता है। ये सारे क्लॉजेज हैं, तो वही पूछ रहे हैं लेकिन किस क्लॉज में और आपको नहीं एलिजिबल होंगे आप मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए कोई महिला। ऑप्शन देखिए, सी हैज़ वर्कड फॉर लेस देन 80 डेज, उसने 80 दिनों में कम से कम काम किया है जो पिछले प्रीसीडिंग 1 ईयर में। इफ़ सी हैज़ वर्क मोर देन 2 चिल्ड्रेन, इफ़ सी हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रेन, यदि उसके 2 से अधिक बच्चे हैं। इफ़ सी इज़ अनमैरिड, इफ़ सी इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़, राइट। तो देखिए सारे कंडीशंस में से आपको बताना है कि किस कंडीशन में उसको क्या है जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो उसको नहीं मिलेगा। ऑप्शन देखिए बताया मैंने, इसका आंसर देखिए ए है कि इसमें एक क्लॉज है दोस्तों कि मिनिमम 80 डेज आपको काम करना है पिछले लास्ट प्रीसीडिंग 1 ईयर में, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं जो फाइनेंशियल इसका मैटरनिटी बेनिफिट का। क्लियर है? तो लास्ट ईयर में आपको मिनिमम 80 डेज काम करना है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस मैटरनिटी बेनिफिट्स। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच अमेंडमेंट वाज क्रेच फैसिलिटी मेड मैंडेटरी, ठीक है। क्रेच फैसिलिटी आपको पता है क्रेच क्या होता है, जहाँ पे महिलाएं अपने जो 0 से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चे को, अप टू 6 ईयर्स के बच्चे को ले जाकर वहाँ पर वर्क स्पॉट के अंदर ही प्रेमाइसेस में ज़्यादातर या उसके आसपास एकदम से नियरेस्ट प्लेस पे क्या क्रेच फैसिलिटी बनाई जाती है, जहाँ पे बच्चों को टेम्प्रेरी रूप से खेलने के लिए, उनको इंटरटेनमेंट के लिए उनको एक विद केयर टेकर रखा जाता है, फैसिलिटी दी जाती हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, राइट। तो ये पूछ रहा है कि कौन से अमेंडमेंट में ये चीज़ मैंडेटरी किया गया है। पहले तो ये था वॉलंटरी था, राइट। जैसे फैक्ट्री एक्ट में इसका प्रोविज़न है कि अगर वहाँ पे मान लीजिए महिलाएं ज़्यादा हैं, 30 से अधिक महिलाएं हैं, तो आपको क्या है वहाँ पे क्रेच फैसिलिटी देना है। एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देखिए ये क्या है, अगर वहाँ पे 50 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो आपको क्या है ये चीज़ें वहाँ पे क्रेच फैसिलिटी मैंडेटरी करना है। ये मैंडेटरी कब किया गया था देखिए, इसके पहले था प्रोविज़न बट इट वाज नॉट मैंडेटरी। तो 2017 के जो अमेंडमेंट आया था उसमें ये चीज़ अमेंडमेंट जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 2017 अमेंडमेंट, उसमें ये चीज़ मैंडेटरी करा दी गई थी। तो अभी फ़िलहाल आपको दो क्या है, जहाँ पे भी महिलाओं की कुछ जो मेंशन नंबर है उससे ज़्यादा महिलाएं हैं तो आपको क्रेच फैसिलिटी देना ही है। क्लियर? नाउ 9 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी विजिट्स पर डे इज वुमन अलाउड टू अ क्रेच ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स।
आपको पता है कि महिलाएं अपने बच्चों को क्रेच लेके आती हैं जो 6 साल के से कम हैं बच्चे, राइट। तो उस केस में मान लीजिए उनको मिल्क फीडिंग भी करना होगा, फीडिंग कराने के लिए जाना पड़ सकता है या कुछ और इश्यूज़ की वजह से, राइट। तो इस प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में प्रोविज़न दिया गया है कि आप क्या है बीच में भी ब्रेक ले सकते हैं, राइट। कितनी बार, वो चीज़ पूछ रहा है, वही क्वेश्चन है कि कितनी बार आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं। ऑप्शन देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो देखिए इसका आंसर है 2 टाइम्स, इन एक्सक्लूडिंग लंच टाइम या जो भी नॉर्मल ब्रेक है, राइट, उसको छोड़ के जो नॉर्मल ब्रेक्स होते हैं जैसे लंच होता है, जो होता है, आप 2 बार एडिशनली आप क्रेच फैसिलिटी जा सकते हो। इस कितने टाइम के लिए, इसमें ये भी कभी पूछ सकता है एग्जाम में, तो मैं आपको जस्ट बता दूं। तो 15 + 5, 15 मिनट वहाँ पे क्रेच के लिए और 5 मिनट कम्यूटेशन के लिए, मतलब वॉकिंग करने के लिए, आपको जाने आने के लिए जो टाइम लगता है 5 मिनट, उसके लिए प्लस 15 मिनट वहाँ पे आप स्टे करने के लिए। तो इस तरह से ब्रेक मिल टोटल 20 मिनट्स का स्पेल हो जाएगा, राइट। और आपको 2 टाइम्स ये ब्रेक मिल सकता है एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। क्लियर है? आई होप अंडरस्टूड होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये चीज़ें मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत ही अच्छे से क्विकली समझा दिया, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको सारे टॉपिक का जो सारे एक्ट हैं उनमें टॉपिक MCQ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। स्पेसिफिकली हमने इस बहुत मेहनत करके आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट को अवेलेबल करवाया है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें यूज़फुल है एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो एंड ज्वाइन द कोर्स ऑल्सो, राइट। ठीक है, समझ गए? तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू दोस्तों।